टॉपिक में आज क्या क्या है, एक तो हमें क्या क्या पढ़ना पहले हम उसको एक बार देख लेना। क्या क्या बताओ, बताते जाओ। इंडस्ट्री, ठीक, सबसे पहले ये तो पढ़ना ही है ना। फिर हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये है ना। इसके बाद फिर क्या है दूसरा, फिर क्या बताओ, हाँ कैटेगराइजेशन हो गया, ठीक। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, दोनों का ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दो चीजों में। और ठीक, तो कॉटेज एंड स्मॉल और लेबर की, है ना, इतनी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो एक प्रकार से हमें पहले ये पढ़ना है, फिर इंडिया के रिगार्डिंग इसको पढ़ना है। तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां पढ़ना पड़ेगा व्हाट, बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले व्हाट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण क्या होता है ना, सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण, ठीक है। फिर हमें यह पढ़ना पड़ेगा इसमें कि औद्योगिकरण क्यों जरूरी है किसी देश के लिए। कोई भी चीज ना जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्यों जरूरी है। किसी भी चीज की चर्चा तभी की जा सकती है जब उसकी इंपॉर्टेंस की चर्चा कर ली जाए। बिना उसकी इंपॉर्टेंस की चर्चा के हमें, ठीक, किसी भी चीज की चर्चा पॉसिबल या अच्छा नहीं लगता करना, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, ये पढ़ा जाएगा, ठीक। और भारत सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है, और एक थोड़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल कुछ भी आएगा, सवाल हमेशा जो एग्जामिनर पूछता है एक मेन चीज पूछता है। जैसे पूछा जाएगा ना कि योगेश के करियर के बारे में बताओ, तो इस क्वेश्चन में ना अगर हमें 100 शब्द लिखने हैं तो 20 शब्द हमें योगेश के बारे में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक योगेश के बारे में नहीं लिखोगे तो योगेश के बारे में करियर कैसे बता सकते हो। तो कई बार एक सवाल जो होता है उस सवाल के दो पार्ट होते हैं, एक उसका मेन पार्ट होता है, एक उसके सब पार्ट होते हैं। और हमें जब सवाल अच्छे से लिखना हो तो हमें उसके मेन पार्ट में तो फोकस करना ही है, पर उसके जो अदर पार्ट है उसके बारे में भी बताना है। जैसे मैं बताऊं कि अगर पूछा जाए भारत की कृषि से संबंधित सामाजिक समस्याओं की चर्चा करो, तो हमें कृषि के बारे में कुछ ना कुछ सीधे उसकी सामाजिक समस्याओं के बारे में नहीं लिखने लगेंगे। और खासकर जब हमें कई 100 शब्दों में आंसर लिखना हो, अगर 100-150 शब्दों में आंसर लिखना हो तो भाई जो पूछा है सीधे वही लिखो। लेकिन जब कई 100 शब्दों में लिखना है तो पहले भूमिका लिखेंगे, फिर उसका मेन पार्ट लिखेंगे, फिर फ्यूचर में क्या होना चाहिए वो लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम हर चीज को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंडस्ट्री। तो देखो इंडस्ट्री क्या होता है, उद्योग। अब आप लोग जो लिखते हो उसमें कुछ शब्दों को डालने की कोशिश किया करो। तो हमेशा जब भी कुछ हो सबसे पहले उद्योग के बारे में आए तो क्या है, ये एक आर्थिक गतिविधि है। क्या है? हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्थिक ही तो है ना। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि योगेश के बारे में चर्चा करो तो आप सीधे लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन योगेश है ना एक भारत में उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक इंसान है कि नहीं? इस तरह समझ सकते हो। 4-5 पॉइंट आपने उसमें लिख दिए ना। एक ऐसे लिख सकता है योगेश एक इंसान है, लेकिन एक इंसान ये भी लिख सकता है योगेश भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में रहने वाला इंसान है। तो कौन सी लाइन को आप देख के ज्यादा इंफॉर्मेटिव अच्छी लगेगी? जिसमें ज्यादा सूचनाएं हैं, है ना, जिसमें ज्यादा विशेषण लगे हों। हमेशा एडजेक्टिव यूज किया करो अपनी लैंग्वेज में। जब भी आप अच्छी जगह पढ़ोगे तो आप देखोगे लैंग्वेज में एडजेक्टिव यूज होते हैं। जैसे मैं कहूं अभय इंसान है और कहूं अभय एक शानदार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र है, तो अंतर आ गया ना। तो इसी तरह अगर मैं लिख दूं उद्योग का मतलब होता है वस्तुएं बनाना,
या कहूं उद्योग एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है या एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कच्चा माल को, और कच्चे माल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को किस में बदलते हैं? गुड्स एंड सर्विस में। ठीक, जो उपभोग के लिए होती है। ठीक है, उपभोग के लिए। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंडस्ट्री, तो आप बता सकते हो इंडस्ट्री क्या? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें रॉ मटेरियल का प्रयोग करके वस्तु एवं सेवाओं को उपभोग के उद्देश्य से बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब देखो एक बात याद रखना, दो तरह की वस्तुएं होती हैं। जब उद्योग होता है ना तो दो तरह की वस्तुएं बनती हैं। एक को बोलते हैं उपभोग आधारित वस्तुएं और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स। कैसे? जो चीजें हमें अपने यूज के लिए कहती है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? कंज्यूम, उपभोग। लेकिन मान लो बड़ी बड़ी मशीनें है ना, देखा होगा ना, जैसे क्रेन, ठीक है, बड़े बड़े यंत्र, जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती है जिसका उपयोग क्या करते हैं? दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत। तो याद रखना इंडस्ट्री दोनों तरह की होती है ना। समझ में आई बात? ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हो गया इंडस्ट्री। अब एक सवाल है, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? बताओ, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो जैसे कहा कि पढ़ाई करो, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे पढ़ाई करो को पढ़ाईकरण बोल दें। तो औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकरण किसे कहते हैं? आप पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करो, इसका क्या मतलब होता है बताओ भाई? हाँ, लेकिन किससे? जो पहले कर रहे थे उससे अलग होके, जो समय बर्बाद कर रहे थे उसकी जगह पढ़ाई में इन्वॉल्व होने को, वैसे ही कृषि से, हाँ, कृषि से उद्योग की तरफ बढ़ना। तो औद्योगिकरण क्या होता है? जब कोई देश या कोई नेशन में आर्थिक गतिविधियां कृषि से कहां ट्रांसफर हो रही होती है? उद्योग की तरफ, उसे कहते हैं औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, है ना। कृषि भी देखो एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है, कृषि आधारित। लेकिन कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों से जब कोई देश द्वितीयक सेक्टर की तरफ या उद्योग पे आधारित बढ़ रहा होता है तो उसको बोलते हैं औद्योगिकीकरण। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? तो औद्योगिकीकरण हो गया। उद्योग का मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन करना। ठीक, अब औद्योगिकीकरण के कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, फीचर्स माने विशेषता। पहली विशेषता क्या है इसकी? इसकी उत्पादकता क्या होती है? उत्पादकता ज्यादा होती है। ठीक है, फिर ये मास लेवल पे काम करता है। मास लेवल मतलब बड़े स्तर की चीजों का उत्पादन करना। साथ में इसमें श्रम का विभाजन होता है, श्रम का डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हर आदमी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई लकड़ी का काम अच्छा कर रहा होगा तो कोई स्टील में अच्छा काम कर रहा होगा, कोई कार फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कार में भी क्या होगा? श्रम का कुछ, कार बनाने में, कोई पेंट करने में, कोई टेक्निकल काम कर रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि श्रम विभाजन रहता है। देखो, श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर किसी भी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जरूरी है। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट, सारे टीचर अलग अलग जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेगा? श्रम का विभाजन हो गया। और इससे क्या होता है? हर टीचर अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर होता जाएगा। जितना बेहतर उतनी उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया श्रम का विभाजन होता है। और क्या होता है इसमें? मशीनों का प्रयोग होता है उत्पादकता में। ठीक है, मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, मैकेनाइजेशन।
तो ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया भाई, औद्योगिकरण हो गया। अब पढ़ते हैं भारत, भारत और औद्योगिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल आएगा कि भारत में औद्योगिकरण क्यों जरूरी है। भारत और औद्योगिकरण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत तो आप समझ गए हम क्या है, ये तो आपको पता ही है। औद्योगिकरण भी समझ गए आप क्या, कच्चा माल से गुड्स एंड सर्विस, और कैसी दो तरह की, उपभोग और पूंजीगत। यहां तक तो बात समझ में आपको आ गई पूरी। और फीचर्स क्या है इसके, मास प्रोडक्शन, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, ठीक है, हाँ, मशीनों का प्रयोग, हाँ, ये इसके फीचर है। मतलब कच्चा माल इतनी चीजें लग गई, रे हो गए, इंडस्ट्री लगने लगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, लोहा, कच्चा लोहा, मशीन बड़ी बड़ी गई, है ना, मैकेनाइजेशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, प्रोडक्शन बड़ा हुआ, कार बन गई, ट्रक बन गया, है कि नहीं, पेंसिल भी बन गई, पेन भी बन गया। समझ में आ रहा है, लोहे का जहां यूज हो सकता है। तो इस तरह चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा। अब सवाल है कि भारत और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या रिलेशन है, मतलब भारत को क्यों जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, महत्व बताओ। क्योंकि अगर मैं कहूं कि भाई पढ़ाई करो, तुम कहोगे क्या फायदा है। देखो मम्मी पापा हमें पढ़ाई के साथ साथ उसका महत्व पहले बताती, तब पढ़ाई की बात बोलती। तो कभी भी किसी की चर्चा करनी है तो महत्व। आप पॉलिटिकल साइंस में अगर पढ़ोगे डेमोक्रेसी, तो पहले उसका महत्व, फिर क्योंकि बिना महत्व के कुछ खाना खाना है तो ठीक, पहले उसका महत्व। तो सबसे पहले है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, महत्व क्या है। अब आप सोचो, सबसे पहला महत्व हम लिखेंगे इसमें आर्थिक, फिर हम इसमें लिखेंगे सामाजिक, फिर हम इसमें लिखेंगे पर्यावरणीय, है ना, सब आप लिख सकते हो जो जो आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है। देखो आर्थिक में देखो सबसे पहले क्यों जरूरी है भाई, बताओ है। हाँ, जितनी ज्यादा उत्पादकता, है ना, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि कृषि या प्राइमरी या एग्रीकल्चर आधारित आर्थिक गतिविधियों की तुलना में औद्योगिक गतिविधियों की उत्पादकता ज्यादा होती है। इस कारण ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। जैसे उदाहरण में चीन आधारित गतिविधि आप देख सकते हो, चीन में क्या है, उद्योग बहुत ज्यादा है ना, समझ में आ रही बात, तो आप लिख सकते हो। फिर जब उत्पादकता बढ़ेगी तो भाई राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, उत्पादकता, तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार सृजन, है ना, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और बताओ भाई, जब देश में ये होगा तो देश आर्थिक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो याद रखना, जब अगर मान लो यहां राजनीति का जब ध्यान आए तो क्या लिखोगे, भारत की, हाँ, भारत की क्षमता बढ़ेगी, विदेश में प्रभुत्व स्थापित होगा। ठीक, समझ में आ रहा है, ये क्लियर। तो यहां से ये हो गया। और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, हमारा निर्यात बढ़ेगा, इतना हो गया। अब आते हैं सामाजिक में क्या होगा,
चूंकि गरीबी, समानता, फिर तुरंत मैंने क्या कहा था, कल 2 वर्ड याद रखना, क्या क्या, सतत विकास, समावेशी, हाँ सतत विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। और क्या बताया था कल एक वर्ड, है ना, ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस होगा। सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस होगा। ठीक है। पर्यावरण में क्या होगा, जब औद्योगिकरण होगा, तो औद्योगिकरण एक प्रकार से जो लगता है कि औद्योगिकरण से पर्यावरण का नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि भाई बहुत फैक्ट्रियां लगेंगी, धुआं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक शख्स है कुजनेट्स, ठीक है, ये कहते हैं कि पहले तो पॉल्यूशन बढ़ेगा लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे मान लो आप पहले फैक्ट्री लगाओगे, मान लो आपने लगाया, तो पहले आपकी जो फैक्ट्री होगी उसमें बहुत धुआं निकलेगा क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा है नहीं, तो आप ना सस्ती मशीनें यूज करोगे, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे कमाई होती रहेगी तो क्या करोगे, फिर अच्छी मशीनें यूज करोगे, अच्छी मशीनें यूज करोगे तो पॉल्यूशन कम होने लगेगा, तो धीरे धीरे पॉल्यूशन कम होगा। अरे एक अपने घर के उदाहरण से देख लो, पहले हम लोग जो गैस चूल्हा यूज करते थे, थोड़ी पैसा आया तो फिर हमने स्टोव किया एलपीजी, फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो क्या हुआ, पहले पॉल्यूशन बढ़ा फिर कम होने लगा ना। तो वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री में सेम ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कुजनेट्स वक्र। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, कोई चीज उठती है फिर नीचे गिरने लगती है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो औद्योगिकरण का महत्व हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब उसका जो, ये सब तो हो गया महत्व, है ना। ठीक, अब हिस्ट्री में जान लो, कभी भी औद्योगिकरण की बात आए, औद्योगिकरण की कभी बात आए तो याद रखना आपको 3-4 चीजें लिखनी है। पहला, 1947 से पूर्व, फिर 1947 से 1990 से 2000 और इससे अब तक, बस ऐसे फिगर बनाना। ठीक है ना। ठीक, क्योंकि क्या था, औपनिवेशिक समय ऐसा, तो हमारे यहां बिजनेस हुए बंद किए गए, तब भी अपवाद, लेकिन अपवाद था एक। ठीक है, 1850 के दशक में कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रेलवे और टेक्सटाइल। और ठीक है, 1910 के दशक में इस्पात संयंत्र कुछ शुरू हो गए थे। ठीक, ये एक दो याद रखना। अंग्रेजों का उद्देश्य इसमें भारत का विकास करना नहीं था, अपना विकास करना था। तो आप क्या लिखोगे, 1947 से पूर्व उपनिवेश या औपनिवेशिक काल था। ठीक है, कोलोनाइजेशन का पीरियड था। उस पीरियड में, अच्छा मुझे लगता है आज बच्चे इसलिए भी कमाए कि सुनने को कह दिया था, है ना। हाँ, अब मुझे समझ में आया असली मजा। ठीक है, औपनिवेशिक था जिसमें भारत के पारंपरिक या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बंद किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनऔद्योगिकीकरण। पर अपवाद स्वरूप कुछ मात्रा में शुरू हुआ। 1850 में टेक्सटाइल, है ना, आपने दूसरा सुना होगा, बंगाल में चालू हुआ था कपड़े का उद्योग। और 1910 के दशक के आसपास या 1900 के शुरुआती दशकों में, अब देखो 2-3 चीजें लिखना सीख लो। जैसे आप एक लिखोगे, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे आप लिखोगे इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, अगर मान लो आप ये लिखोगे, है ना, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिखा इस्पात, ठीक है, संयंत्र की स्थापना, या आप लिखोगे लोहे की फैक्ट्री, जो मान लो बिल्कुल पहली बार लिख रहा होगा पेपर, वो ऐसे लिख देगा। लिखे मतलब जितने, अगर 100 लोग कॉपी लिख रहे होंगे तो ये इस तरह लिखने वाले कितने लोग होंगे, 50 लोग, ये तय है।
उसी में एक लिखेगा इस्पात संयंत्र की स्थापना। अब देखो वही चीज है, नॉलेज वही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका। फिर एक क्या लिखेंगे, ठीक है, मान लो 20वीं सदी में, ये पूरी बात लिख देंगे। अब सोचो आप, वही लाइन सेम लिखी है हमने, फिर लिखेंगे 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में। अब देखिए कहीं भी हमें जानकारी बिल्कुल पुख्ता नहीं है 1907, लेकिन हमने तब भी बात लिखी। अब सोचो ये लिखा होगा 20वीं सदी की प्रारंभिक दशक में भारत में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई और यहीं से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अब आप सोचो एग्जामिनर कितना नंबर इसमें देगा, अगर इसमें देगा 0.5, इसमें देगा 1, इसमें देगा 2, तो यहां 3 नंबर, जबकि कुछ भी नया नहीं है, वही बात हम सबने लिखी। फिर आपको पता है कि हर चीज जो शुरुआत हो रही है भारत में वो पहले बंगाल के पास हो रही है, तो अगर आपके पास कला है थोड़ी तो आप इस एरिया को लिखा दो, बस ये हो गया। अब सोचो इतना सा करने में आपको 3-4 नंबर आराम से मिल गए। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जबकि अभी हमने सन की चर्चा की बहुत पढ़ो। तो ये है क्या, स्मार्ट तरीका किस चीज का, नंबर पाने का। आप देखो कोई क्या लिखेगा, बस इस बात से प्रभावित होगा कि आपके शब्द कैसे हैं। तो हमेशा सदी याद रखना है ना। जैसे मान लो अभी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, अगर कोई भी बात समझ लो 2000 के बाद हुई है तो उसे बोलते हैं क्या, अगर कोई बात इतने से इतने के बीच में हुई है तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोई बात अगर, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह लिखते समझ जाना है ना। अगर मान लो 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, तो एक दो शब्द एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और सपोज करो जैसे मान लो शुरू में, जैसे तुम सब जो पैदा हुए किस सदी में पैदा हुए हो, 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में। क्यों? क्योंकि पहले 10 साल में पैदा हो गए। जो अब पैदा हो रहे होंगे कब पैदा हो रहे हैं, 21वीं सदी के तीसरे दशक में या 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में। ठीक है, समझ में आ रही बात। जो आज से 20 साल पैदा होंगे 30 साल बाद वो 21वीं सदी की बाद वाले दशकों में, 50 के पहले 50 के बाद। तो इस तरह हमेशा लिखना हो। हिस्ट्री में अगर हो, हिस्ट्री में केवल इतना लिख के आप नंबर बहुत ज्यादा पा सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री लगने लगती है ना इसी से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ठीक, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ठीक, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। ये लिखोगे ऐसे, 1947 को देश आजाद हुआ, ठीक है। फिर यहां लिखोगे, अब हुआ क्या, देखो मैं ऐसे आपको समझा देता हूं। बिजनेस करना तो जरूरी था, पर बिजनेस के लिए चाहिए पैसा, उद्योग के लिए क्या चाहिए, पैसा। और भारत में अंग्रेजों ने पैसा किसी के पास छोड़ा नहीं था, तो कोई बड़ा आदमी था नहीं, बिजनेसमैन बहुत बड़ा। तो फिर कहा राज्य ने हम खुद करेंगे, उद्योग लगाएंगे। तो यहां लिख सकते हो राज्य आधारित उद्योगों की स्थापना। ठीक, फिर प्रथम औद्योगिक नीति द्वारा उद्योगों का नियमन। प्रथम औद्योगिक नीति द्वारा, औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के द्वारा यह हुआ। ठीक है, तो राज्य आधारित हो गया। राज्य की जगह आप लिख सकते हो सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर, हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहां लिखोगे एलपीजी रिफॉर्म। क्या लिखोगे, हाँ, ये एलपीजी ही लिखना। फिर क्या लिखोगे, एल का मतलब उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण, और जी का मतलब वैश्वीकरण। फिर लिखोगे उद्योगों में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री या मतलब निजी सेक्टर का स्वामित्व का बढ़ना। 2014 के बाद आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, क्या क्या, हाँ,
आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ठीक है, और क्या क्या आया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत जैसे इनिशिएटिव द्वारा उद्योगों को प्रधानता। अब लोगों की ये पूरी अपनी औद्योगिक विकास की एक यात्रा हो गई। ठीक है, यहां लिख सकते हो पंचवर्षीय योजना की प्रधानता। बस अब कुछ तो, अब देखो मैंने कोई नई चीज बताई ही नहीं आपको अभी तक, मैं आपकी ही चीजों को क्या कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं। मैं पढ़ा कुछ रहा ही नहीं रहा हूं, आपके पास जो जानकारी हाई स्कूल इंटर थी बस उसको व्यवस्थित कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हमारा सिलेबस में क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बताओ जल्दी बताओ, सब कुछ क्या लिखोगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जल्दी बताओ। अरे महत्व और उद्देश्य, पढ़ाई का महत्व क्या है, नौकरी लगना, और पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, नौकरी लगना। महत्व ही तो उद्देश्य होते हैं। अरे भाई आप जहां क्लास आते हो उसका महत्व क्या है, पढ़ाई, उद्देश्य क्या है, पढ़ाई, नंबर पाना। आप खाना खाते हो उसका महत्व क्या है, भूख खत्म हो जाती है, उद्देश्य क्या है, भूख खत्म करना। तो जो महत्व है वही उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य है, आर्थिक वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय लिखा है यहां पर, वहां लिख देना आर्थिक वृद्धि। यहां लिखा गरीबी, वहां लिखना लोगों के पास पूंजी आती है, शब्द बदल देना। यहां लिखा समानता, वहां लिख देना असमानता कम होती है। यहां लिखा सतत विकास होता है, वहां लिख देना विकास की गुणवत्ता बेहतर होती है। बस यहां लिखा रोजगार सृजन होता है, वहां लिख देना बेरोजगारी कम होती है क्या, घूम फिर के यही हो गया पूरा। लो समझ आई बात, कोई दिक्कत, ठीक। तो लो अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो हो गया हमारा एक टॉपिक ऐसे ही। और अब क्या है, ठीक है, कुछ चीजें लिख लो, भारत और उद्योग, भारत और इंडस्ट्री। पहला चीज क्या होगा, जीडीपी में रोल। तो 25 से 30% जीडीपी में रोल है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, 20 से 25 मतलब 22 से 27% इसके रोजगार देता है भारत में ये। ठीक है, हो गया। चलो अब अगला टॉपिक क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ, हाँ, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो ये सबसे मुझे बेकार तरीका लगता है, मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ, ये भी है कि किसके आधार पे आप पढ़ना चाहते हो, है ना। तो वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण। जैसे हम कहें क्लास का वर्गीकरण करो, तो जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं, लड़कियां लड़के, हाइट के हिसाब से कर सकते हैं, उम्र के हिसाब से कर सकते हैं, क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं, पढ़ाई के हिसाब से कर सकते हैं, कपड़ों के हिसाब से कर सकते हैं कि इंडियन कौन पहनता है, वेस्टर्न कौन पहनता है कि नहीं, स्वभाव के हिसाब से कर सकते हैं। तो 1000 तरीके होते हैं। तो चलो इसका क्या क्या है, इसमें एक तो हो जाएगा आकार के हिसाब से, फिर स्वामित्व के हिसाब से, फिर क्या है
स्रोत के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से देख लेंगे। हाँ ठीक है। फिर पर्यावरण के हिसाब से है? किसके हिसाब से? हाँ रोजगार के हिसाब से या तकनीकी के हिसाब से लिखो। ठीक है, ठीक है। स्थान के आधार पे चलो सबसे पहले आते हैं स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? सार्वजनिक, सार्वजनिक निजी क्षेत्र है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम, है ना, और एक एक चीज समझते जाते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण कर रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन। तो सबसे पहले हमने किया स्वामित्व के आधार पे या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें क्या रखेंगे? सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को देखो कंटेंट मिल भी जाता है, थोड़ी अच्छी जगह से पढ़े। हिंदी मीडियम के साथ ज्यादा क्राइसिस है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम को, लेकिन इंग्लिश के तब भी सारे कीवर्ड यूज कर रहा हूं, और आप लोग भी लिख सकते हो एग्जाम में, ताकि थोड़ी कॉपी अच्छी लगेगी। तो सार्वजनिक क्षेत्र पे आधारित, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी में जो हक होता है, जो स्वामित्व होता है, उसमें 51%, कम से कम 51% किसका होता है? सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का। 51% कम से कम, मतलब होने को तो कितना हो सकता है? 100% भी हो सकता है, लेकिन 51% से कम नहीं होता। ठीक, समझ में आ गया? इसे हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उदाहरण के तौर पे बताओ। जल्दी बताओ। बोलो भाई। हाँ, भेल है ना, जैसे, ठीक है, जैसे, और ओएनजीसी। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, भेल का ओएनजीसी, ठीक है, और एनटीपीसी है ना। नैनी चले जाओ तो आपको बहुत सारी मिलेगी गवर्नमेंट की, जो सरकार जिन कंपनियों की या जिन फैक्ट्री की मालिक होती है, ठीक है, वो सारी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की है। ठीक है, इसमें इसको आप पीएसयू भी सुनते होगे, पीएसयू है ना, पीएसयू, पीएसयू पब्लिक सेक्टर, ठीक है, अंडरटेकिंग। HAL बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, लेकिन सबके बारे में क्या करोगे जान के? ठीक है, कैसे? अरे ये सब तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो तुम लाइट देख रही हो ना, ये एनटीपीसी बनाती है। ठीक है, भेल मतलब है ना, ये सब
गैस वैस जो एलपीजी सिलेंडर विलेंडर और ये तेल वेल जो देखते हो, ये सब यही बनाती हैं। एक आईओसी है, इंडियन ऑयल कंपनी। अरे सब कंपनी, जैसे रिलायंस होती है, टाटा होती है, वैसे ही ये कंपनियां, ये सरकार की कंपनियां। रिलायंस जैसे प्राइवेट कंपनी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है। अब निजी क्षेत्र में, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है 51% मिनिमम, मतलब थोड़ी बहुत सरकार की हो भी सकती है। ठीक है, जैसे रिलायंस, टाटा, इंफोसिस। रिलायंस और टाटा याद रखना, याद है ना। कुछ होते हैं संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर, जैसे मारुति सुजुकी, मतलब उसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे थे। क्या नाम है? मारुति सुजुकी, जिसकी कार देखते हो ना आप, पहले काम कर मारुति सुजुकी। ठीक है, समझ में आई बात? तो और एक चौथा क्या है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव को क्या बोलते हैं? सहकारी, जिसमें मालिक कौन होता है? जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर बता दिया, सहकारिता में कौन होता है? सब मालिक होते हैं। जैसे हम सब मिलकर कोई चालू कर दे, तो सहकारिता जो होता है, देखो जैसे मान लो जो रिलायंस है, उसमें मान लो अंबानी ने शुरू किया, तो कई सारे पार्टनर होंगे, पर उसमें क्या होगा ना, जिसका जितना हिस्सा होगा उतना वो ज्यादा अधिकार रखता होगा। लेकिन सहकारिता में आप कितना भी, आप सब एक हो। तो जैसे अमूल दूध, जो अमूल दूध पीता है इंडिया, देखते हो ना, तो अमूल जो है वो ऐसे है जैसे सहकारिता पे आधारित है। सपोज करो मैं एक कोचिंग खोलूं, एक तो सरकार कोचिंग खोल सकती है, पूरा हिस्सा सरकार के पास रहेगा, तो ये सरकारी कोचिंग हो जाएगी। एक मान लो मैं प्राइवेट कोचिंग खोलूं और पूरा का पूरा मेरे साथ दो पार्टनर हो, जितना जितना पैसा लगाए उसका उतना प्रॉफिट हो, ये भी हो सकता है। तो ये कैसी हो गई? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन मान लो आप सब मिलके हम लोग कोचिंग खोलें, आप सीट ले आओ, 2 कुर्सियां, आप कुछ ले आओ अपने घर से, आप कुछ ले आओ, हम सब मिलके खोले, मैं पढ़ा दूं, लेकिन कोचिंग में हक सबका बराबर रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा है? मिलके काम करना, मतलब सहकारिता, कोऑपरेट करना। क्या करना? कोऑपरेट। तो इसमें कोई एक इंसान का सामूहिक नियंत्रण, मतलब कोई एक इंसान का नियंत्रण नहीं होता। किसका नियंत्रण होता है? सामूहिक होता है। किसका? तो ऐसे उद्योग जिसमें स्वामित्व किसका होता है? सामूहिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? सहकारिता आधारित उद्योग। जैसे अमूल दूध, मतलब अमूल बस लिखना, ठीक है। मदर डेयरी, सुना है ना ये सब नाम आपने, ये सब सहकारिता पे आधारित है। ठीक है, भारत में इस तरह की लगभग 300 से ज्यादा कंपनियां सरकार की, सार्वजनिक क्षेत्र की। प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत लाखों होंगी, क्या करोगे किनके? स्वामित्व के आधार पे हो गया। अब अगला क्या है? कच्चे माल के आधार पे। कच्चा माल मतलब जिधर से कच्चा माल आ रहा है उसके आधार पे हो सकता है। जैसे 3 तरीके का मेन है। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है जिसमें गन्ने आते हैं, और गन्ने के बाद मैं उसे शुगर बनाता हूं, तो कच्चा माल कहां से आ रहा है? खेती से। मान लो मेरे यहां टमाटर आते हैं, मैं केचप बना दे रहा हूं, तो कहां आ रहा है? मेरे यहां मान लो कपास आ रहा है, मैं कपड़े बना रहा हूं, तो जो कच्चा माल आधारित है, तो इसका ये मतलब जो कच्चा माल कहां से आ रहा है, तो ज्यादातर जो होता है कृषि आधारित उद्योग है। कैसे? कृषि आधारित उद्योग, जैसे टेक्सटाइल, चीनी, फूड प्रोसेसिंग, ये सब आप जो खाते हो ना चिप्स, ये कहां से आ रहा है सब इसका कच्चा माल। ठीक है। दूसरा है खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उदाहरण के तौर पे इस्पात, सीमेंट, जो माइनिंग करके जिसका कच्चा माल आता हो। जैसे मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड से जो बनता हो कहां से बनता है? माइनिंग होकर तो निकलता है कुछ ना कुछ आइटम, फिर वो गोल्ड बनता है ना। और एक इंडस्ट्री बताओ जो माइनिंग बेस्ड हो, बताओ भाई। हाँ, कच्चे माल के आधार पे जो माइनिंग से आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कच्चा माल माइनिंग करके तो आता है। फिर एक होता है वन आधारित, जो वन से आता है, जैसे जंगल से। बताओ
कोयला तो माइनिंग से आता है। फर्नीचर उद्योग है, और कौन सा हो सकता है बताओ? और तुम सब यूज करते हो आइटम, सबके पास अभी भी है। हाँ, कागज उद्योग, कागज भी बहुत तेज दिमाग दौड़ा तुम्हारा है, ठीक, कागज आधारित उद्योग, ठीक है। चलो, और कैसे हो सकता है कैटेगराइजेशन, ठीक है। अब उत्पादन के आधार पे लिख लो ना, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। दो तरह की होती हैं, उपभोग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग और पूंजीगत वस्तु उद्योग, है ना, ठीक है। तो बोलते हैं कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, हाँ। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में क्या आता है? भारी मशीनें, बस। ठीक है। अब पर्यावरण के आधार पे दो तरह के उद्योग होते हैं, एक होती है ग्रीन इंडस्ट्री, है ना, एक होती है ग्रीन इंडस्ट्री। ग्रीन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जो पर्यावरण को नगण्य या बिल्कुल कम नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो पर्यावरण को बिल्कुल कम या नगण्य नुकसान पहुंचाए उसको हरित उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ। हाँ, सीएनजी क्या क्या इसमें आप डाल दो, सौर ऊर्जा का उत्पादन जो होता है, पवन ऊर्जा। और जस्ट उससे उल्टा क्या है? पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, प्रदूषणकारी उद्योग। ऐसी इंडस्ट्री जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, धातु उद्योग, मेटल इंडस्ट्री। ठीक है। अब बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन तीन तरह की होती है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री आप अपने घर में लगा लो, बाहर जाना ही नहीं है, होता है ना, जैसे कई बार घरों में देखोगे थोड़ी बहुत तांबे का काम ये सब चलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग। हाँ, कुटीर उद्योग का मतलब छोटे अपने घर में, आपको एक्स्ट्रा किसी तरह का कोई जमीन दुकान नहीं लोगे, अपने घर में लगा लोगे। फिर पता चला आपने फैक्ट्री लगाई है शहर में, तो नगर आधारित उद्योग, जिसको आप क्या कहते हो? अर्बन बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल। और एक होता है रूरल इंडस्ट्री जो गांव में आप लगाते हो। उदाहरण के तौर पर बताओगे? जैसे बायो फर्टिलाइजर आजकल लोग उत्पादित हैं ना जो गांव में, तो ये इसलिए कि आपके पेज में थोड़ी अच्छा मटेरियल लिखता रहे, इसलिए मैंने 3-4 तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले लिखोगे किससे? ओनरशिप से ही, क्योंकि सबसे अच्छा देखने में वही लग रहा है। फिर आकार के आधार पे भी, ठीक है, आकार के आधार पे क्या? हाँ, यही लिख दोगे, ठीक है। तो एक देखना, एक शब्द डाल लो, MSME एक्ट 2006। आप लोगों के पैदा होने के आसपास है ना, इसी समय पैदा हुए होंगे ना? हाँ, ठीक है। MSME इंडस्ट्री 2006, ठीक है। इसके अनुसार 3 तरह के उद्योग होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सूक्ष्म, लघु, मध्यम। सूक्ष्म, लघु, मध्यम, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना। क्या? 1, 10, 50। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? माइक्रो इंडस्ट्री।
10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो उसको क्या कहते हैं? लघु इंडस्ट्री। और 50 करोड़ से कम का हो, हाँ मध्यम। हाँ ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो अब आपके पास पर्याप्त हो गया। जब भी आएगा कैटेगराइजेशन तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हाँ, सबसे पहले उद्योग की महत्ता। भारत में उद्योगों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। पहला स्वामित्व के आधार पे, दूसरा इसके आधार पे, फिर बाकी स्थान, आकार, क्षेत्र, ये सब लिखते रहना। 5 पेज हो जाएंगे आपकी। ठीक है, क्लियर। अभी सब वो कराएंगे। ठीक है, अगला क्या है बताओ? इसमें कैसा सवाल आता है? देखो, ग्रोथ एंड ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब समझ लो क्या होता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब जिसमें सरकार का स्वामित्व कितना होता है? मिनिमम 51। हाँ, वही। ठीक है, याद रखना, पहले ये डाल लो पब्लिक सेक्टर। ठीक है, क्या है ना? ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार या राज्य के पास। ठीक है, सरकार वो कौन सी हो सकती है? केंद्र सरकार भी होती है और हाँ, कोई भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिफिनेशन कैसे लिखोगे? 2 तरीके से लिख सकते हो, है ना। अगर आ जाए मान लो, तो एक डालना संयुक्त राष्ट्र के अनुसार और एक डालोगे भारत सरकार के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र का मतलब यूनाइटेड नेशन, तो डालोगे ऐसे संस्थान, ठीक है, जिनका नियंत्रण सरकार के पास होता है। समझना मेरी बात को? जिनका नियंत्रण और जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास होता है। जिसका उद्देश्य और हाँ, याद रखना। ठीक है, और वही भारत सरकार के अनुसार सरकार की हिस्सेदारी 51% है ना, या उससे अधिक होती है। उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहे जाते हैं या उसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है। क्लियर? अब इसमें क्या लिखा है? तो ये आपने क्या बता दिया? डिफिनीशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके ग्रोथ और एक्सपेंशन बताओ। तो ये बताओ, क्या बताओगे इसमें? ये क्या हुआ? ग्रोथ ही तो हुई है, और क्या हुआ है? अब इसमें जो भी उदाहरण बताना सारी सरकारी कंपनियों के बता देना। अरे भाई, जैसे मान लो पनीर और मशरूम 2 सब्जी है, ग्रेवी बन गई। अब पनीर में ग्रेवी डाला तो पनीर की सब्जी बन गई, है ना। मशरूम डाला बन गई। अब पूछा जाए पनीर की सब्जी का विकास कैसे हुआ,
तो वही सब लिखना, ग्रेवी तक बाद में पनीर डाल देना, ठीक है। मशरूम की सब्जी का क्या हुआ, तो शुरुआत तो वही है ना सबकी, तो ये सब तो सब में है ना। अब जैसे मान लो उदाहरण लिखोगे इसमें, तो इसमें जो उदाहरण लिखोगे उसको थोड़ी ध्यान देना, अभी मैं मतलब बता रहा हूं आपको तो चीजें समझ में आएंगी। दिमाग में तो ये बैठा है ना, दिमाग में तो ये है, बस इसी को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, लिखते जाओ, कीवर्ड बताने रहेंगे, ठीक है। समाजवादी मॉडल है ना, ठीक है, लिखते जाओ, है ना। हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंशन और ग्रोथ हुई है, उसके बाद में पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन और ग्रोथ। देखो भाई, जो 1947 से लेकर 1991 तक का फेज है, 1947 से लेकर 1991 का फेज है, उसमें उद्योग कैसे विकसित हुए, समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेस पे हुए। कैसे हुए, समाजवादी का मतलब सरकार ने अपने नियंत्रण में किए। मैंने आपको समाजवादी बताया था ना क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी या कैसी इकोनॉमी होती है जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे मान लो आपके घर में बिजनेस लग रहा है, शुरू से लग रहा है, जब से आप देख रहे हो, पहले पापा के नियंत्रण में हुए, फिर मम्मी के नियंत्रण में हुए, तो यही है ना। तो वैसे ही मान लो पहले किसके नियंत्रण में हुए, सरकार के नियंत्रण में, उसको क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर हुए, या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार की प्रमुख भूमिका रही, सरकार की प्रमुख भूमिका रही। क्यों रही सरकार की प्रमुख भूमिका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस समय था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबका शोषण किया, और जब चले गए अंग्रेज तो उसके बाद सब क्या देख गए, कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ रहा, तो फिर सरकार ने कहा कि हम खुद करेंगे, अब क्या करें, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, तो हमें खुद करना पड़ेगा। इसलिए तो ये जो पहला दशक था जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये फेज है, जो याद रखना, ये अच्छे से लिखना, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य बात क्या थी, हाँ, समाजवादी आधारित औद्योगिकरण हुआ, ठीक है। अब उद्देश्य क्या, और दूसरा फीचर इसका क्या था, भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई। किसको, हाँ, वो सब लिख सकते, भारी उद्योग। क्यों, पहले छोटे उद्योग लगाओगे, पहले बड़े उद्योग लगाओगे, अरे पहले भारी उद्योग लगाओगे, उससे छोटे छोटे तो अपने आप लग जाएंगे ना। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, वही चीज, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब इसके उद्देश्य क्या थे, इस दशक का उद्देश्य जो सबसे था, मतलब ये टाइम पीरियड था, इस समय जो सबसे उद्देश्य था वो ये था कि हमें ऐसे उद्योग लगाने हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। क्या बनाए, सेल्फ रिजिलियंट या सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब किसी पे हम निर्भर ना रहें, अपने ऊपर निर्भर हो, है ना, या कहिए इंडिपेंडेंट रहे। क्योंकि अंग्रेज आए थे भारत में, वो यही कहने आए थे कि हम आपको बेहतर बना देंगे, और आके 200 साल हाँ टोपी पहना के चले गए। तो भारत सरकार इतना डर गई थी कि अब किसी और से सहारा नहीं लेना। अब सहारा कैसे नहीं लेगा, अपने आप को मजबूत बनाओ। तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा क्या किया, उद्योग लगाओ। तो जो 1947 से 1947 से 1991 की हमारी इकोनॉमी थी, उसमें सबसे ज्यादा फोकस हमारा किसमें था, अपने आप को निर्भर बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का। क्लियर बात। फिर ऐसी इंडस्ट्री लगानी थी जो रोजगार को बढ़ावा दे, क्योंकि भारत में उस समय गरीबी बहुत थी। ऐसी इंडस्ट्री लगानी थी जो दूसरे उद्योगों को सहारा दे। तो ये तीन उद्देश्य थे। कैसे कैसे, रोजगार सृजन, अन्य उद्योगों का को पूरक की भूमिका निभाने वाला। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक किताब बस हो, तो मम्मी क्या सोचेंगी, मतलब पैसा कम हो तो मम्मी सबसे पहले यही सोचेगी ना, कहीं और जाना ना पड़े किताब लेने। तो ठीक, फिर ये सोचेंगी कि बड़े भाई को किताब ला दे क्योंकि पैसा कम है, और छोटे को खुद पढ़ा देगा, है। तो वैसे ही नेहरू जी ने सोचा था, इसको नेहरू मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नेहरू मॉडल भी लिख सकते हो आप। ये इस बात पे था कि बड़े उद्योगों को स्थापित कर दें,
छोटे उद्योगों को अपने आप सपोर्ट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। और इस समय जो सरकार ने मेन पहल शुरू की थी, पहल मतलब कुछ तो इनिशिएटिव शुरू किए थे, तो पहले लिख देना पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। सरकार ने पंचवर्षीय योजना के तहत कई सारी पब्लिक सेक्टर में उद्योगों की स्थापना की। ठीक है। और 1956 में हम लाए थे नई प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना। कब लाए थे? हाँ। और इसके तहत कौन कौन से बने? वही सब जो बताया था, ओएनजीसी, भेल, ये सब स्थापित हुए। याद रखना 1990 तक, ये डेटा जरूर याद रखना, 1990 तक 250 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हो गए थे। मतलब सरकार की कितनी कंपनियां हो गई थी? 250 के आसपास। कितने? 1990 तक, जो कि 1947 में कितनी थी? 5। तो याद रखना ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडिंग क्या है हमारी? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर है। तो आप क्या लिखोगे? 1947 में यहां 5 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, वो 1990 में, हाँ लगभग, है ना, लगभग याद रखना है तो 244, लेकिन आपको मुझे पता है। ठीक है। और इस समय जीडीपी में 26% योगदान दे रहे थे। कब कितना बढ़ चुके थे? ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1947 से लेकर 1990 तक में उद्योग का विस्तार कैसे हुआ, तो आप बता दोगे? उद्देश्य, प्रमुख नीतियां, प्रमुख क्षमताएं, साथ में कुछ कमियां भी रह गई थी। पहली क्या कमी रह गई? चूंकि सार्वजनिक कंपनियां थी, सरकार की कंपनियां थी। अब सरकार की कंपनियां थी तो सरकार का उसमें इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए कोचिंग सरकारी कोचिंग हो, ठीक है। अब मान लो सपोज करो इस समय सरकार हो, मान लो XYZ कोई पार्टी की, है ना, मान लो XYZ कोई पार्टी है, उसकी सरकार हो। ये कोचिंग चल रही है, अब एक टीचर पढ़ाने आए, अच्छा नहीं पढ़ा था, मैंने भगा दिया, लेकिन ऊपर से फोन आएगा क्या कि हमारे बुआ का लड़का है, रख लो, हमारे एरिया का लड़का है, रख लो। तो समझ में आ रही बात? तो क्या हो रहा है? संस्था में किसका इंटरफेयर हो रहा है? सरकार का, राजनीति का। तो आप कहोगे कि इस चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार का नियंत्रण था, इसीलिए सरकार के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होने लगा। और राजनीतिक क्षमता जब भी होगी तो क्या होगा? क्षमता कम होगी। पहली चीज इसकी कमी थी। फिर क्योंकि सरकारी कोचिंग में सबको सैलरी मिल रही, कोई काम करने के लिए मोटिवेट होगा नहीं, तो कोचिंग हमेशा कैसी रहेगी? घाटे में। तो ज्यादातर जो सरकारी सार्वजनिक सेक्टर होते हैं कैसे रहते हैं? घाटे में। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब इसके बाद आता है नया दौर, 1990 के बाद का। ठीक है, 1990 के बाद का। अब इसमें क्या हुआ समझो। इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म आए। क्या आया? हाँ, अब देखो एलपीजी का क्या मतलब होता है समझ लो। ऐसे एल का मतलब होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या होता है समझ लो। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार अपना नियंत्रण कम कर रही थी। सरकार अपना नियंत्रण कम कर रही थी। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा सब बताएं सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे नहीं उठना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। एक दिन मूड खराब हो गया, कहा अब नहीं बताएंगे, अब बस ये देखेंगे कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मम्मी पापा क्या करते? उदार हो गए ना, ये बोलते हैं बड़े उदार हैं। तुम्हारे दोस्त नहीं बोलते यार मम्मी पापा तुम्हारे बड़े लिबरल हैं, उदार है। तो वैसे ही 1947 था, उसके पहले 1990 के पहले जो भारत सरकार थी वो बहुत ज्यादा क्या रखती थी? कंट्रोल हर बिजनेस पे। यहां तक कि ये भी तय करती थी कौन सी वस्तु उत्पादित करेगा, कितने रुपए में बेचेगा, कहां बेचेगा, सब तय करती थी। थोड़ी बहुत मतलब। लेकिन 1990 के बाद क्या किया? नियमों को उदार बना दिया। ठीक है, अब चूंकि अब जब नियम उदार हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर आएगा ही आएगा।
भाई जब ये बताओ किसी घर में बहुत ज्यादा टाइट नियम हो तो कोई आएगा क्या वहां, इन्वॉल्व होगा क्या उसमें? कौन अपनी ऐसी तैसी कराएगा भाई? हर चीज में घाटे में रहेंगे जब आजादी ही नहीं है, कौन? लेकिन जैसे मान लो देश ने कहा कि सरकार ने कहा कि अब हमने उदार कर दी, जैसे उदारीकरण हो गया तुरंत प्राइवेट सेक्टर आया। तो निजीकरण का मतलब होता है उदारीकरण के फलस्वरूप निजीकरण की स्थापना हुई। निजीकरण में अर्थव्यवस्था के संसाधनों में निजी क्षेत्र का स्वामित्व बढ़ने लगा। और फिर जब निजी क्षेत्र आएगा तो भाई विदेश से भी लोग आएंगे और विदेश जाएंगे भी, माल भी विदेश में बेचेंगे, विदेश से खरीदेंगे, तो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। और एक नई औद्योगिक नीति आई 1991, उसी औद्योगिक नीति ने इसको स्थापित किया। अब इसमें हुआ क्या होगा, इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, अभी हम केवल सार्वजनिक क्षेत्र का पढ़ रहे हैं, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र थे सरकार ने उसके ऊपर निगरानी तेज की और कहा कि अब फायदे में आओ। अभी तक जो घाटे में चल रहे थे उससे काम नहीं चलेगा, तो सरकार ने क्या किया, जो बीमार टाइप के पीएसयू थे उनको बंद करने की, हाँ, कि जो बीमार उन्हें बंद करो, ऐसे जबरदस्ती नहीं। साथ में जब प्राइवेट सेक्टर बनेगा और सरकारी सेक्टर, जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक खुल गया, अब बगल में एसबीआई होगा, पहले एसबीआई में लापरवाही होगी, लेकिन अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा ना। जैसे मान लो अभी आप लोग ऐसे बैठे हो, कभी भी पढ़ लो नहीं पढ़ लो क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तरह काम कर रहे हो, लेकिन मान लो बगल में अच्छे बच्चे आगे पढ़ने लगे तो मोटिवेट होगे ना, फिर नींद नहीं आएगी ना, बार बार पानी पीना, नींद आना सब बंद हो जाएगा ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। तो वैसे ही 1991 के बाद सरकारी क्षेत्र क्या था, अभी तक तो ऐसे मस्त था, कोई कंपटीशन था नहीं। जैसे मान लो घर में एक ही कोई हो पढ़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो कोई भाई बहन या अगल बगल कोई रिश्तेदार या बुआ फूफा का लड़का साथ में पढ़ने लगे, उसके नंबर कैसे ज्यादा आ गए, तो हो जाता है ना कंपटीशन। तो वैसे ही 1991 के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बाद चीजों में सुधार आने लगा। फिर सार्वजनिक क्षेत्र का जो मैंने कहा था 1990 में 26% हो गया था ना, फिर वो 20% हो गया 1900 से 2000 तक, ठीक है। साथ में सरकार ने जो सार्वजनिक सेक्टर था उसमें क्या करना चालू किया, वहां से अपना पैसा निकालना, हाथ निकालने लगे। जैसे मान लीजिए कोचिंग सरकारी कोचिंग है, सरकार इसको किसी प्राइवेट को बेच रही, बेच सकती है नहीं बेचती, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विनिवेश, क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना चालू किया। क्लियर हो गई बात? अभी मैं सब पूछूंगा आपसे। अब आता है अगला चरण 2010 के बाद से या 2000 के बाद से। फिर क्या हुआ, इस दौर में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिक तकनीकों का बढ़ावा दिया। ठीक, साथ में निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का, पूरी पूरी बेच दी। जैसे देखो जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसमें एक खासियत होती है। जैसे मान लो सरकार का 100% नियंत्रण है, पूरा सरकार 10% नियंत्रण किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दे और 90% अपने पास रखे, तो वास्तव में मालिक अभी कौन है, सरकार। अगर मान लो 20% सरकार बेच दे, 80% अपने पास रखे, तो मालिक कौन है, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, थोड़ी थोड़ी हिस्सा देना। लेकिन मान लो अगर सरकार 51% अपने पास रखे, 49% बेच दे, तो भी डिसइन्वेस्टमेंट, मालिक अभी कौन है। लेकिन जब 51% से ज्यादा बेच दे तो फिर, हाँ, इसको कहते हैं निजीकरण या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश या निजीकरण भी कहते हैं इसको। तो अब जो है इस मोड पे है सरकार, हाँ, सारी नहीं, मतलब बेच रही है। हाँ, अब ये सारी वाली मत लिखाना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा
हाँ, अब आपसे पूछा जाए सार्वजनिक क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं, तो जो कल 4 बातें बताई थी, क्या? कुशल मानव, निवेश ना होना, पर्याप्त अवसंरचना ना होना, और वही 5 चीजें लिख देना है। क्लियर हो गई? और एक राजनीतिक हस्तक्षेप होना अगर प्राइवेट सेक्टर की बात आ जाए जैसे, तो वही चीज देखो आपको लिखना है। चलो अब आगे आते हैं, एक्सपेंशन एंड ठीक। अब सबसे पहले निजी क्षेत्र, ठीक है, क्या पढ़ना में? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। सबसे पहले बताओगे व्हाट इज प्राइवेट इंटरप्राइजेस, तो जिसमें स्वामित्व अब सेम संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से, उसमें याद रखना जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका उद्देश्य हमेशा सामाजिक कल्याण करना होता है, ना कि लाभ कमाना। पर प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है? लाभ कमाना। भारत सरकार के अनुसार जिसका 51% से ज्यादा स्वामित्व, ठीक है, जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1990 तक, चूंकि नेहरू मॉडल पर आधारित इकोनॉमी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में थी, तो निजी क्षेत्र का विकास के अवसर कम थे कि ज्यादा थे? कम थे। ठीक है, समझ में आ रहा? निजी क्षेत्र को नियंत्रित रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार। वही सब लिखोगे, उसमें जो उल्टा लिख दोगे उसमें लिखोगे 1956 की औद्योगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया, तो 1956 की औद्योगिक नीति ने निजी क्षेत्र को नियंत्रित किया, और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख रोल था। सेम वही चीज लिखनी है। ये कुल मिला के ये लिखना है कि इस समय, इस टाइम पीरियड में, किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र मेन था, निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या था? नियंत्रण में था, संकुचित था, उसके पास संसाधन बहुत कम थे, इसीलिए उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाया। ठीक है, समझे? इस समय लिख देना लाइसेंस युग था। क्या था? हर चीज के लिए किससे लेना पड़ता था? सरकार से लाइसेंस। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण दूसरा दौर चालू हो गया 1991। उसमें निजीकरण को क्या दिया गया? बढ़ावा। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अनुसार, आर्थिक संसाधनों में निजी क्षेत्र के नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि बंधन या लाइसेंस जो थे वो क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए या कम कर दिए गए। केवल मात्र कुछ उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार था, जैसे रेलवे, ऊर्जा और डिफेंस। बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर को क्या दे दिया? परमिशन दे दी। क्लियर? और प्राइवेट सेक्टर में विदेशी निवेश को भी बहुत बढ़ावा दिया। कल मैंने सब बताया ना, निवेश का मतलब कल समझाया था ना हो तो एक और वीडियो और देख लेना। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये नया दशक आया 2010 के बाद। उसमें क्या हुआ? आधुनिक तकनीकों को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ा, प्राइवेट सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा बढ़ावा दिया। साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा बढ़ावा दिया। किसको? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आओ बिल्कुल आसानी से बिजनेस करो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में बहुत आसान कर दिया गया बिजनेस करने को प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, अधिकारियों को एक वर्ड और लिखो, मिनिमम गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया। मिनिमम गवर्नमेंट को के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। क्यों? पहले हर जगह अधिकारी लाइसेंस लेने पहुंच जाते थे, दुकान खोलो भाई इंस्पेक्टर आया है, अब सीधे मना किया गया, अब बार बार नहीं, है ना। जीएसटी जैसे सुधारों से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। स्टार्टअप इंडिया मतलब सरकार ने बढ़ावा दिया कि भाई लोग कुछ ना नया बिजनेस शुरू करो, हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में एफडीआई को बढ़ावा दिया। किसको? एफडीआई। एफडीआई का मतलब
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पहले विदेश का निवेश नहीं आने देते थे, क्यों? पहले डरते थे, एक बार तो अंग्रेज आए थे। लेकिन अब क्या हुआ? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, क्या है? चलो उसको डालो टॉपिक, टॉपिक डालो, उसको लिखवाते तुरंत। ठीक है, कुटीर उद्योग पहले डालो। व्हाट इज द कॉटेज इंडस्ट्री? सबसे पहले ये बहुत छोटे पैमाने पे होते हैं। ठीक, एक परिवार या परिवार के सदस्यों द्वारा शुरू किए जाते हैं, है ना। कीवर्ड बस लिखा करो, हर चीज नहीं लिखना चाहिए, है ना। पहला छोटा आकार, फिर किसके द्वारा शुरू किया जाता है? परिवार या परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा। फिर कैसा होता है? पारंपरिक कौशल पे आधारित होता है, मतलब पुराने जो कोई सीखा था, जैसे मान लो हाँ चूड़ी बनाना या टोकरी बनाना या दरी कालीन बनाना, जो पुराना चला जा रहा है, समय से आ रहा है। जैसे ना कोई मिठाई बनाने का तरीका हो, है ना, पता चला कौन सी मिठाई की दुकान है यहाँ फेमस, अरे कौन सा रसगुल्ला है, देहाती रसगुल्ला है ये। ठीक है, चलो मतलब ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसमें कम पूंजी लगती है। दूसरा, तकनीकों का अभाव रहता है, आधुनिक तकनीकों का, नई तकनीकी यूज नहीं करते। ठीक है, क्षेत्रीय कच्चे माल का यूज करते हैं। ये नहीं कि तमिलनाडु का कोई बिजनेस और जम्मू कश्मीर से माल आ, ऐसा नहीं, आसपास का ही उनका क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, और कम लोग इसमें संलग्न रहते हैं, 10-5 लोग, ज्यादा लोग नहीं, 100 लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, उदाहरण मिट्टी के बर्तन जहां बनते हो, लकड़ी का काम होता हो, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, है ना। अरे मेले वेले में कई चीजें देखते हो, जो मेले में जाते हो तो हर चीज लगभग लगभग यही बिक रही होती है। अब तो चलो प्लास्टिक के खिलौने आए। चलो अब आती है स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, अब आती है स्मॉल इंडस्ट्री। अब देखो एक बात ध्यान रखो, स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होता है? सीमित कैपिटल का प्रयोग, सीमित पूंजी का, थोड़ी सी उससे बढ़ जाता है। हाँ, अब इसका ये है, इसकी कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन है क्या? नहीं भाई, देखो इस ऑफिशियल जो स्मॉल इंडस्ट्री ना, एमएसएमई की डिफिनेशन लिखना। स्मॉल इंडस्ट्री में 3 होते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, और तीनों की डिफिनेशन मैंने बता दी है, वही लिखना है इसमें। 1, 10, 50। अब सबसे बड़ी बात, आपके सामने सवाल आएगा कि इसका रोल क्या है। तो याद रखना, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री का महत्व क्या है, अब बताओ भाई महत्व। चलो अब है, इसका महत्व बताओ क्या है। सबसे पहले आर्थिक महत्व, रोजगार पैदा करता है सबसे ज्यादा, क्यों? ठीक, अच्छा हाँ, उद्योग के प्रकार में एक और लिख लेना, बताना भूल गए, पूंजी गहन उद्योग और श्रम गहन उद्योग, पीछे वो भी लिख लेना, अच्छी डिफिनेशन थी ना। पूंजी गहन उद्योग और श्रम गहन उद्योग, कैटेगराइजेशन ऑफ, कैटेगराइजेशन में लिख लेना पूंजी गहन उद्योग और श्रम गहन उद्योग।
पूंजी गहन उद्योग और श्रम गहन उद्योग। पूंजी गहन उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब भारी मशीनें, कैपिटल, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर। और श्रम गहन उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो ज्यादा श्रम पे निर्भर होता है, जैसे कपड़ा उद्योग। बस ठीक है, दो डाल देना, कपड़ा उद्योग और उसमें क्या था डालना था, हाँ चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलो भाई याद रखना, हमें पढ़ना है कॉटेज इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस, महत्व। ठीक है, सबसे पहले आर्थिक महत्व। पहले आर्थिक महत्व भी लिख डालो, वही सब जो बताया है, रोजगार, आय, ठीक है, सब वही लिखना है। हाँ, जीडीपी में योगदान, राष्ट्रीय आय, निर्यात, बस वही सब लिखना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना अगर आ जाए तो 30% के आसपास रोजगार देता है। ठीक है, 20 से 25% निर्यात में रोल। फिर सामाजिक में सब वही चीजें, सब वही चीज, समानता बढ़ाता, गरीबी कम करता है, महिलाओं को विशेष महत्व देता है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर करता है। पर्यावरण में, ठीक है, भी डाल देना अपने हिसाब से लिख के। हाँ, आत्मनिर्भर ये हो गया। ठीक है, चुनौतियां सब वही जो कल बताया था। 4 चीजें बताई थी, 5 चीजें, निवेश कम होना, कौशल कम होना, तकनीकी कम होना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होना, अवेयरनेस कम होना, बस हो गया, ये भी हो गया। अब अगली हेडिंग क्या है, काम ही नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल आता है इससे, ये बता तो दिया पूरा। ठीक है, देखो एक टॉपिक हमारा उसका बचा हुआ है अभी, कल वाला जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बेरोजगारी है ना, कल छोड़ दिया था, वो बचा हुआ है। आज एक और छोड़ दो, हर का एक टॉपिक छोड़ के रखते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक क्या है, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। हाँ वही तो, खत्म तो हो गई पूरी वो यूनिट। हाँ, लास्ट यूपी वाली बची है बस। ठीक है, यूपी वाली में मैं आपको आज नोट्स भेज दूंगा, बस उसको एक बार पढ़ लेना है, सब वही चीज है। अब आंसर रेटिंग कल करा देंगे। ठीक है, क्लियर है ना, कल आपका